तो अब तक हमने सीज के इवेंट के अंदर देखा कि किस तरह से नॉर्मन ऑसबॉर्न जो है वो अपना आपा खो बैठता है और इस बात का फैसला कर लेता कि अब चाहे कोई भी हो जाए, चाहे उसको प्रेसिडेंट रोकने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन उसने इस बात का फैसला कर लिया था कि वो जाएगा एसगार्ड के ऊपर और उसको तहस नहस करके रख देगा, क्योंकि एसगार्ड को कभी फर्स्ट प्लेस में अर्थ के ऊपर होना नहीं चाहिए था। और इसमें हम देखते हैं कि लोकी भी काफ़ी हद तक उसकी मदद करवाता है, क्योंकि वो तो चाहता ही था कि एसगार्ड बर्बाद हो और उसके ऊपर वो कब्जा कर सके और अपना राज चला सके। लेकिन इस एसगार्ड की सीज के ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म के इवेंट्स गुजरे हैं। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट चल रही होती है, क्योंकि हमने देखा था कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने साथ पूरी की पूरी डार्क एवेंजर्स की टीम, साथ में जो इनिशिएटिव का पूरा ग्रुप, हैमर के सारे एजेंट्स और पार्कर रॉबिन द हुड और उसकी सारे के सारे क्राइम सिंडिकेट को यहाँ पे अपनी मदद के लिए बुला लेता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इन सारी की सारी लड़ाई के बीच एरीज गॉड ऑफ वॉर की जान सेंट्री ले लेता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे न्यू एवेंजर्स भी अपनी टीम लेके पहुंचते हैं, जिसको कैप्टन अमेरिका लीड कर रहे होते हैं। यहाँ पे निक फ्यूरी पहुंच चुके हैं अपने सीक्रेट वॉरियर्स को लेके और बहुत ही खतरनाक माहौल चल रहा था। लेकिन सीज के लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि ऑसबॉर्न जो है वो अपना आपा खो बैठता है और ऑसबॉर्न अपना आपा खोने के बाद वो सेंट्री को ये ऑर्डर देता है कि सब कुछ बर्बाद कर दो, आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हारना नहीं है। और हम तभी देखते हैं कि सेंट्री जो है अब वो सेंट्री नहीं बल्कि वो वॉइड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है पूरी तरीके से और उसने पूरे के पूरे एसगार्ड को बर्बाद कर दिया और हर तरफ आसमान के अंदर अंधेरा छा गया है। तो अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. द सीज ऑफ एसगार्ड द फॉलन। हम यहाँ से देखते हैं कि किस तरह से वॉइड जो है आसमान के अंदर फैला हुआ है हर तरफ और उसकी डार्कनेस फैलते ही जा रही है। वो एक किस्म का खतरनाक मॉन्स्टर बन चुका है जिसको रोकना अब बहुत मुश्किल हो गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे लोग उसकी डार्कनेस का शिकार होते जा रहे हैं। तो वहीं से हमें आवाज़ आती है कि फादर प्लीज़ मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता था। एसगार्ड गिर चुका है, ऐसा लग रहा है कि रैग्नारॉक आया है हमारे किंगडम के ऊपर, उसने खत्म कर दिया सब कुछ। एसगार्ड इज नो मोर और इसमें सिर्फ मेरी ही गलती है क्योंकि मैं ही इस बैटल को इस दरवाजे तक लेकर आया था। लेकिन मैं कभी भी एसगार्ड को बर्बाद नहीं बल्कि इसको बचाना चाहता था। अगर आप मुझे सुन सकते हैं फादर तो इस बात को जान लीजिए, मैं मानता हूँ कि मेरा वेपन जो है वो मिसचीफ है, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं चाहता कि मैं एसगार्ड का ये हशर कर दूंगा। मैं सिर्फ एसगार्ड को वहाँ ले जाना चाहता था जहाँ उसकी असली जगह है। इन मोटल्स के साथ हम नहीं रह सकते हैं, हम इमोर्टल्स हैं और मैं बस चाहता था कि एसगार्ड को यहाँ से दूर ले जाऊँ। मुझे एक मौका दीजिए फादर, मुझे एक आखिरी चांस दीजिए, मुझे एसगार्ड को बचाने का मौका दीजिए, मुझे एक बार फिर से नॉन स्टोन्स को पकड़ने दीजिए जिसके जरिए मैं इन मोटल्स को एक मौका दे सकूं, जिसके जरिए वो हमारे इस घर को जो कुछ भी बचा कुछ है उसको डिफेंड कर सकें। प्लीज़ फादर मुझ पर विश्वास कीजिए। और इस तरह हम देखते हैं कि लोकी की अब यहाँ पे आंखें खुल चुकी हैं। लोकी ने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न यहाँ पे ये कर देगा। यहाँ पे ये हो गया कि पूरा का पूरा एसगार्ड बर्बाद है, बहुत ज़्यादा गॉड्स मारे गए हैं आज और अभी मामला बद से बदतरीन हो गया है क्योंकि वॉइड अपने काबू से बाहर हो चुका है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि लोकी ने जो है पार्कर रॉबिन यानी द हुड से अपने नॉन स्टोन्स वापसी छीन लिए हैं और वो स्टोन्स अपने पास इस्तेमाल करके उसने उसकी पावर्स अपने सारे हीरोज़ को दे दी है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे के सारे हीरोज़ अचानक से राइज होते हैं और वहीं से लोकी बोलता है कि इन हीरोज़ को जागने दीजिए, इन हीरोज़ को उठने दीजिए। बोथ एसगार्डियन एंड मोर्टल ये दोनों मिलके एम्पावर्ड हो जाएंगे और ये हमारे साथ लड़ेंगे और जो कुछ भी बचा कुछ है हम उसको ज़रूर बचाएंगे। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है क्या गाइस तुम लोग इस चीज़ को फील कर रहे हो? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें एक सेकंड चांस मिला है आयरन मैन। तो वहीं से थॉर बोलता है मेरे हैमर को बस इस सेकंड चांस की ही ज़रूरत थी। और वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है अगर आप किसी को पिटाई खाने के दिल चाह रहा है जो उसने आज तक नहीं खाई है तो आप हमारे पास आ जाओ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स के अंदर एक दोबारा से एनर्जी की लहर दौड़ती है, सबको एक जोश मिलता है। और वहीं पे हम अगले पल देखते हैं कि थॉर अपना हैमर घुमा के वॉइड के आर पार कर देता है। वहीं से आयरन मैन बोलता है ओके मुझे ये पसंद आ रहा है, मेरा आर्मर पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है। अवेंजर्स जो कुछ भी है इसके ऊपर बरसाना शुरू करो, हर एक डायरेक्शन से हर एक चीज़ को जो भी तुम्हारे पास है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे बरसा दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे एवेंजर्स जिनके पास जो जो शक्ति होती है वो सब उसके ऊपर बरसा रहे होते हैं। कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड वॉइड के अंदर फेंक रहे होते हैं और इस तरह हम देखते हैं कि जेरी स्लेज वगैरह सब यहाँ पे जो जबरदस्त तरीके से लड़ रहे होते हैं। वहीं से क्वेक बोलती है कि वॉरियर्स तुमने सुन लिया ना कि टिन मैन ने क्या कहा, इन सबको मार गिराओ, हमें किसी भी कीमत पे उसको रोकना ही होगा।
तो वो पूछता है कि डेजी ये सारी की सारी पावर्स हम अपने पास बाद में भी रख सकते हैं। तो डेजी बोलती है अभी के लिए मैं बस इतना ही कहूँगी कि जितनी देर के लिए हमें मिली है हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। और वहीं से हम पार्कन रॉबिन्स के पास शिफ्ट होते हैं जो बोलता है कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि लोकी ने मेरी शक्तियाँ मुझसे छीन ली हैं। तो मैडम मार्क्स बोलती हैं कि मुझे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हें इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है, तुम जानते हो कि लोकी है वो कैसा है। देखो पार्कर, ये मूवमेंट बहुत खतरनाक हो चुका है, अब हमारा बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ से निकल जाएं। और इस तरह हम देखने के पार्कन रॉबिन्स और अपना ग्रैंड सिंडिकेट लेके वहाँ से गायब हो जाता है। और हम देखेंगे यहीं पे वॉइड एकदम घबरा जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये गलत है, तुम लोग जो हो फेयर गेम नहीं खेल रहे हो, ये किसी किस्म की ट्रिक है, ये हो क्या रहा है। और वहीं पे कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड अगले पल उसके मुंह पे मारता है और वो स्लाइस होता है। और वहीं अगले पल थॉर अपनी बिजली गड़गड़ाते हुए आता है और बोलता है कि तुमने पूरे के पूरे एसगार्ड को गिरा दिया है डीमन, अब तुम महसूस करोगे पावर मेरे फादर की और उनसे पहले उनके फादर की। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे एक जोरदार बिजली का ठंडा स्टॉर्म जो है पूरा का पूरा वॉइड के ऊपर गिरा देता है। और वहीं पे सारे के सारे लोग चौंक जाते हैं और स्पार्टन मिलता है कि वो गाइस लगता है कि इससे तो काम बन जाएगा, लेकिन ये क्या। लेकिन हम देखते हैं कि वॉइड को इस बिजली के झटके से कुछ भी नहीं हुआ था, वो दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी नई शक्तियाँ ये किसी किस्म की ट्रिक है ना, सही कहा मैंने, नहीं ये तो मिसचीफ हैं, मिसचीफ। और वहीं अगले पल उसकी नजर पड़ती है लोकी के ऊपर और वो समझ जाता है वॉइड कि लोकी जो है अपने स्टोन्स की पावर इनके अंदर दे रहा है जिस वजह से इतने ताकतवर हो गए हैं। लेकिन वहीं पर थॉर आता है कि लोकी हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। और इस तरह आयरन मैन भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन यहीं से लोकी जो है वॉइड की तरफ अपना स्टोन करता है और कहता है कि तुमने जो कुछ भी करा है मॉन्स्टर, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। लेकिन वॉइड बोलता है कि मैजिक रॉक्स ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहां पे आयरन मैन और थॉर लोकी को बचाने के लिए आ रहे होते हैं। कैप्टन अमेरिका चिल्लाते हैं कि एवेंजर्स, लेकिन वहीं पे लोकी की आवाज आती चीखने की। और अगले पल हम देखते हैं कि थॉर बोलता है कि लोकी मेरे भाई, लेकिन वहीं पे लोकी बोलता है कि मुझे माफ कर देना मेरे भाई। और वहां पे एक जोरदार धमाका हो जाता है, लोकी के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं और थॉर उसको बस देखते रह जाता है, वो कुछ यहाँ पे कर भी नहीं पाता है। और वहीं पे जब ये धमाका ठंडा होता है तो सब अपने पैरों पे खड़े होते हैं और कैप्टन अमेरिका वगैरह बोलते हैं कि सोल्जर्स ऑन योर फीट, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉइड अभी भी जिंदा खड़ा हुआ है और इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थॉर उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और वो अपना हैमर घुमाते हुए बोलता है कि तुमने हाउस ऑफ ओडिन के ऊपर अटैक किया है वाइल्ड वन, इसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं बख्शूंगा। और वहाँ पे जोरदार बिजली की आवाज आती है। लेकिन यहीं हम देखते हैं कि ऑसबॉर्न इस सारी की सारी फाइट के बीच यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगले पल कैप्टन अमेरिका उसके मुंह पे अपनी शील्ड मारते हैं और उसको पकड़ते हुए बोलते हैं कि ऑसबॉर्न मुझे खामोशी से बता दो कि तुम उसको किस तरह से कंट्रोल करते थे, हम उसको कैसे रोक सकते हैं। लेकिन यहीं से ऑसबॉर्न बोलता है मैं उसको सिंपैथाइज करता था बस, और कुछ नहीं। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि वो हम उसके साथ कैसे करें। तो बोलता है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वो एंजल ऑफ डेथ है। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं अगर तुम अपनी जिंदगी में दोबारा फ्रेश एयर लेना चाहते हो, अपने आप को आजाद देखना चाहते हो, तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा ऑसबॉर्न कि हम उसको कैसे रोकें। लेकिन ऑसबॉर्न आसमान की तरफ देख रहा होता है और वो बिल्कुल पागल हो चुका है और कहता है कि नहीं, तुम उसको नहीं रोक सकते हो, वो तो एंजल ऑफ डेथ है। थॉर क्या तुम इसको फील्ड से दूर ले जा सकते हो, इस सिटी से दूर ले जा सकते हो। वहीं में थॉर अपना हैमर घुमाना शुरू करता है ताकि उसको खींचता हुआ इस सिटी से बाहर ले जाने की कोशिश करे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपने हैमर के साथ जो है वॉइड को खींचता हुआ सिटी से बाहर ले आता है। तो वहीं पे हम देखते हैं आयरन मैन जो यहाँ पे हेली कैरियर को हैक करता है और कहता है कि हेली कैरियर दिस इज टोनी स्टार्क, क्या अभी भी इस शिप के ऊपर कोई मौजूद है। तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है कि हाँ मैं विक्टोरिया हैंड बात कर रही हूँ, अभी हम इस शिप को खाली करवा ही रहे हैं। आयरन मैन बोलता है कि तुम्हारे जहाज का कंट्रोल मैं संभाल रहा हूँ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, हर किसी को लेकर यहाँ से फौरन उतर जाओ लेडी। तो वहीं से विक्टोरिया बोलती है कि 10 सेकंड, उसके बाद तुम क्या करने वाले हो इन 10 सेकंड्स के बाद। तो आयरन मैन बोलता है कि मैं इस हेली कैरियर को एक बुलेट की तरह इस्तेमाल करने वाला हूँ। और यहाँ पे हम देख ही रहे होते हैं कि किस तरह से वॉइड जो है खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर बन गया है, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया है, दूर से देखने में ऐसा लग रहा है वो कोई गॉडजिला बन चुका है। लेकिन वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि आयरन मैन उस हेली कैरियर को हैक करके वो पूरा का पूरा हेली कैरियर वॉइड के ऊपर ऐसा बुलेट की तरह मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है जिसकी ब्लाइंडिंग रोशनी इतनी होती है कि उसके सामने कोई खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, उसकी फोर्स इतनी होती है, उसकी शॉट वेव इतनी होती है कि सारे के सारे हीरोज उड़ते हुए पीछे जा रहे होते हैं। और इन सबके बीच ऑसबॉर्न जो है कैप्टन अमेरिका को पत्थर से मारता है और वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगले पल उसके मुंह पे आके कोई चीज रखती है और वहां पे वॉल स्टैक खड़ा होता है और कहता है कि खामोशी से सीधे खड़े रहो मोर्टल, आज सबको अपने गुनाहों का जवाब देना होगा। वहीं से आयरन मैन और थॉर उस ब्लास्ट के अंदर से खड़े होते हैं और थॉर बोलता है कि वेल डन। तो आयरन मैन बोलता है कि वैसे इतना बुरा नहीं था पुराने आर्मर के लिए, क्या तुम ठीक हो। तो थॉर बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। वहीं से आयरन मैन बोलता है कि जरा यहाँ तो देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है। और हम देखते हैं कि जहाँ पे वो धमाका हुआ होता है वहाँ पे लिटरली एक बहुत बड़ा कार्टर बन गया होता है। मतलब ये धमाका हेली कैरियर का कोई छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत ही बड़ा धमाका था। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा न्यूक्लियर ब्लास्ट यहाँ पे अभी भी हुआ है इन हीरोज के बीच। लेकिन हम देखते हैं कि सारे के सारे ब्लास्ट के बीच कोई और नहीं बल्कि एक आदमी बैठा होता है और एवेंजर्स उसकी तरफ बढ़ते हुए आते हैं। और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स है, जो कि अपने वॉइड वाले रूप से वापसी ह्यूमन रूप में आ गया है और कहता है कि ये सब मैंने किया है। तो वहीं से आयरन मैन बोलता है कि हाँ बॉब, ये सब तुमने किया है।
तो बॉब बोलता है प्लीज़, क्या तुम लोग प्लीज़ मुझे जान से मार डालोगे, प्लीज़ किल मी। लेकिन थॉर बोलता है कि नहीं। तो रॉबर्ट रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मार दो, मैं ये ज़िंदगी डिजर्व नहीं करता हूँ। लेकिन थॉर बोलता है कि नहीं रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जिंदा रहोगे और तुमने जो क्राइम्स किए हैं उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। तुमने मेरे भाई को जान से मारा है, मेरे घर को गिरा है और तुमने अपने एवेंजर्स को बेट्रे किया है जो तुम्हारे साथ कभी साथ देने के लिए खड़ा हुआ करते थे। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की आंखें दोबारा से काली होती हैं और कहता है लगता है कि तुम लोग मुझे सुन नहीं रहे हो, मैंने तुमसे कहा कि मुझे मार डालो। और अगले पल हम देखते हैं कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स दोबारा से जो है वो वॉइड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चिल्ला रहा होता है कि किल मी, और सारे के सारे एवेंजर्स वहां पे दूर उड़ के जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि थॉर उसके सामने खड़ा हुआ होता है क्योंकि उसने थॉर को पकड़ लिया होता है। लेकिन थॉर अब उसने सोच लिया कि उसको ये कहानी यहाँ पे खत्म करनी ही होगी। वो अपना हैमर एक फाइनल बार घुमाता है और आसमान से जितनी भी बिजली हो सकती है जमा करता है और सीधा वो उसके ऊपर बरसा देता है सारी की सारी बिजली। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वॉइड उसका सिर्फ ढांचा पड़ा होता है, यानी कि रॉबर्ट रेनॉल्ड्स अब खत्म हो चुका है। तो लूक केज बोलता है कि वेल ये हमने क्या कर दिया। तो आयरन मैन बोलता है कि ये करना जरूरी था। और इसी तरफ देखते हैं कि जैसे यहाँ पे सेंट्री यानी कि वॉइड की मौत हुई होती है, एवेंजर्स टावर के ऊपर जो सेंट्री का वॉच टावर था वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना शुरू हो जाता है। तो इससे ये बात हमें यहाँ पे साबित हो जाती है कि अब बेसिकली जो है वॉइड यानी कि सेंट्री वो मर चुका है और इसीलिए उसकी जो निशानी थी वॉच टावर वो भी उसके साथ गायब हो गई है। यहीं पे हम देखते हैं कि थॉर अपना केप उतारता है और उस केप के अंदर उसकी बॉडी को लेता है और उसको ढकते हुए बोलता है कि हम अभी लौट कर आते हैं। और वो अपना हैमर घुमाता हुआ यहाँ से सीधा जो है स्पेस की तरफ जाता है और फुल स्पीड से वो सीधा सूरज के पास जाके खड़ा होता है और वहाँ पे वो सूरज की तरफ देखता है और वहाँ पे उस केप के साथ रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की बॉडी को सूरज के अंदर जला देता है। तो हम देख रहे हैं इस तरह से यहाँ पे फाइनली थॉर ने जो है वॉइड को हरा दिया है, उसको जान से मार के उसका कहानी खत्म कर दी है। यहीं पे हम देखते हैं कि सारे के सारे क्राइम सिंडिकेट को निक फ्यूरी और आयरन मैन पकड़ चुके होते हैं। जो कोई भी यहाँ पे यानी कि बचे हुए थे और जो भाग गए वो तो भाग गए। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि अपने हाथ सर के ऊपर रखो, तुम लोग वॉर क्रिमिनल्स हो, अगर तुमने हिलने की कोशिश करी तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। और हम देखते हैं कि यहीं से कैप्टन अमेरिका अपने साथ घसीटते हुए ऑसबॉर्न को लेकर आते हैं और उन सबके सामने फेंकते हैं और टोनी स्टार्क से कहते हैं कि मैं इस बात को चाहता हूँ कि ऑसबॉर्न ने जो जो गुनाहें करे हैं उन सब की सज़ा मिलनी ही होगी और तुम्हें मुझसे इस बात का वादा करना होगा कि इसको सज़ा मिलेगी अमेरिकन कोर्ट के अंदर, ये कीमत चुकाएगा और उसके बाद ये जेल भी जाएगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि वो बकी को अपनी शील्ड देते हुए बोलते हैं कि ये लो, जैसा कि मैंने कहा था कि इस दुनिया को सिर्फ एक ही कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत है और आज के दिन मैंने एक बहुत ही बड़ा सबक सीखा है कि इस दुनिया के अंदर जिस कैप्टन अमेरिका की ज़रूरत है वो तुम हो बकी। तो वहीं से बकी बोलता है कि स्टीव कम ऑन, तुम क्या बातें कर रहे हो। लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या मुझे तुम्हें फिर से पूरा का पूरा लेक्चर या भाषण देने की ज़रूरत है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि बकी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन साथ में ये सवाल भी करता है अगर मैं कैप्टन अमेरिका बन जाऊंगा तो फिर तुम क्या करने वाले हो। और यहीं से हमारी शिफ्ट होती है कहानी व्हाइट हाउस के अंदर इस सारे के सारे मामले के बाद, जहाँ पे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हमने इस दुनिया को निक फ्यूरी की नज़र से देखा, हमने इस दुनिया को टोनी स्टार्क की नज़र से भी देखा और फॉर गॉड सेक हमने इस दुनिया को नॉर्मन ऑसबॉर्न की खतरनाक नज़रों से भी देख लिया। स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका, अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस कॉल का आंसर करें। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स हम देखते हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने आए हुए हैं और वो कहते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। तो कहता है ऑसबॉर्न और उसके एवेंजर जो हैं उनको फुल ट्रायल के ऊपर रखा जाएगा, उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा वो लाजमी भुगतेंगे। हैमर कल सुबह तक ऑफिशियली बंद कर दिया जाएगा और हमने एसगार्डियंस के साथ पीस अकॉर्ड्स करना शुरू कर दिए। हमने उनसे माफ़ी मांग ली है कि सब में हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो मेरा कहने का मकसद इस वक्त ये है कि इस वक्त दुनिया को जो है आपकी ज़रूरत है। मे भी जब आप सबसे पहली बार सुपर सोल्जर बने थे तब आपकी ज़रूरत थी इस दुनिया को, लेकिन अब जितनी ज़रूरत है शायद उतनी तब भी नहीं थी। लेकिन वहीं पे स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि सर आप जैसा कहें, आपकी बात मानना मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा। तो मिस्टर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में कोई शक है, तुम कुछ कहना चाहते हो। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ, मैं सारा का सारा चार्ज ले लूँगा, लेकिन मैं इसको अपने ही तरीके से करूँगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हर तरफ न्यूज़ के अंदर पूरे अमेरिका के अंदर खबर चल जाती है कि सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को थ्रोन आउट कर दिया गया है। स्टीव रॉजर्स AKA कैप्टन अमेरिका, उन्होंने नॉर्मन ऑसबॉर्न को रिप्लेस कर दिया और अमेरिका के टॉप कॉप बन गए हैं। तो अब अगले एवेंजर्स कौन होने वाले हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि जिस तरह आपको याद होगा कि पहले मिस्टर प्रेसिडेंट के साथ निक फ्यूरी रहते थे राब्ते में और वो शील्ड चला रहे थे, मतलब अमेरिका और दुनिया के ऊपर वो नज़र रख रहे थे। उसके बाद में जब निक फ्यूरी अंडरग्राउंड हो गया किसी वजह से, तो वहाँ पे टोनी स्टार्क ने ये इवेंट ले लिया था सिविल वॉर के इवेंट के बाद और निक फ्यूरी की जगह उसने सबको संभालना शुरू किया था। लेकिन जब सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट हुआ तो उसमें टोनी स्टार्क भी फेल हो गया और ये इस पोजीशन मिल गई नॉर्मन ऑसबॉर्न को। लेकिन अब नॉर्मन ऑसबॉर्न भी जो है इस पोजीशन में मतलब लिटरली बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गया, तो अब ये पोजीशन जाती है स्टीव रॉजर्स को। तो उसका मतलब ये है कि अब इस वक्त कॉमिक के अंदर कैप्टन अमेरिका जो है वो बकी रहेगा और स्टीव रॉजर्स जो है निक फ्यूरी टाइप का रोल प्ले करने वाले हैं। और यहीं से हमारी कहानी शिफ्ट होती है एवेंजर्स टावर के अंदर, जहां हम देखते हैं कि यहाँ पे फैंटास्टिक फोर, एक्स-मैन के कुछ मेंबर्स, यंग एवेंजर्स और जितने भी लोग यहाँ पे हो सकते हैं जानने वाले, वो सब यहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन का मुकाम है। ये लोग इतने बड़े एक डार्क एरा से गुजरे हैं
जिसको अगर आपने मेरे चैनल पे देखा ही होगा डार्क रेन को, तो आप समझ सकते हैं कि वाकई में वो बहुत ही डार्क कह रहा था इस कॉमिक्स के अंदर और साथ साथ इनकी ज़िंदगियों के अंदर भी। तो अब ये लोग फाइनली यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये सब कुछ खत्म हुआ फाइनली। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सब अपनी बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन टोनी बोलता है कि मेरे दोस्तों, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोग यहाँ पे आए। ये मीटिंग सच में बहुत टाइम से ओवरड्यू थी। हम लोग को इस तरह से मिले हुए एक बहुत ही लंबा अरसा हो चुका है। इस साल इस कमरे में जो शख्स मौजूद है वो बहुत ही बुरे हाल से गुजरा है और हमने इस सब के बीच बहुत कुछ सीखा भी है। और मेरे ख्याल से हम सब ने जो बात सीखी वो ये है कि हम सब बहुत ही ज़्यादा ढीठ हैं। हम इतनी आसानी से हार मानने वालों से नहीं हैं। वेल, ये मैंने जोक मारा था लेकिन कोई हंसा नहीं है। खैर कोई बात नहीं, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी मार दिया है। और मज़े की बात कि गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर एक एहसान करा है और मेरी बिल्डिंग और मेरी आर्मरी मुझे वापस कर दी है। लेकिन अब हम सब जो है उन अपनी पुरानी पोजीशन से हट चुके हैं। अब हम सबको इस दुनिया के अंदर अपनी जगह दोबारा से बनानी होगी। हमें देखना होगा कि इस दुनिया के अंदर अब हम कहाँ फिट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम सबको बैठ के यहाँ पे सोचना चाहिए इस बारे में कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन अगले पल वहाँ पे एकदम सब चौंक जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि थॉर अपने एसगार्डियन के साथ यहाँ पे आता है और कहता है, मेरे दोस्तों, तुमने और मैंने बहुत लंबा अरसा एक साथ गुजारा है। हमने बहुत से एडवेंचर्स एक साथ किए हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा हम्बल कभी आज तक फील नहीं करा है। आज मुझे पता चला फ्रेंडशिप और ब्रेवरी का असली मतलब क्या होता है। मेरे एसगार्ड बहन भाइयों के अलावा भी कोई और है इस दुनिया में जिनको मैं अपना भाई मान सकता हूँ। हमें जो है बहुत कुछ जो है इस वक्त एसगार्ड के ऊपर करना है ताकि अपनी हम रेल को उस तरह का रेल बना सकें जो कभी जगह होनी चाहिए थी। लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम लोगों ने वहाँ पे आके हमारी जो मदद करी उसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और इस सबके ग्रेटिट्यूड को पेश करने के लिए मैं तुम्हारे सामने एक छोटा सा टोकन लेकर आया हूँ, हेमडाल। तो हेमडाल वहाँ पे हम देखते हैं कि अपनी छड़ी घुमाता और बोलता है कि ये फिर होने दिया जाए। और इस तरह देखते हैं कि आसमान के अंदर एक रेनबो ब्रिज आता है और अचानक वहाँ पे एवेंजर्स टावर का रूप बदल जाता है उसके, जिसके ऊपर हम देखते हैं कि उसके टावर के ऊपर एक एसगार्डियन मीनार टाइप का आ जाता है। तो वहीं से थॉर बोलता है, इसका मतलब ये है कि अब से हर कोई जान जाएगा कि तुम और हम एक साथ हैं। अब से ये दुनिया जान जाएगी कि एसगार्ड और अर्थ वो एलाइज हैं। अगर किसी ने भी किसी एक के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी तो दूसरा उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। और मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ एवेंजर्स एक बार दोबारा से कि अगर तुम लोगों को मेरी अब कब भी ज़रूरत हो अपनी टीम में शामिल करने के लिए तो मैं तुम्हारे रैंक्स को वापसी ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थॉर बेसिकली यहाँ पे ये आगे बताना चाह रहा है टोनी स्टार्क को कि अगर वो उसको अपनी एवेंजर्स की टीम में लेना चाहता है फ्यूचर में या अपने साथ काम करना चाहता है किसी भी तरीके से, तो थॉर उसका साथ देगा। क्योंकि आपको पता है कि थॉर और आयरन मैन की जो है बहुत खतरनाक किस्म की लड़ाई हुई थी सीक्रेट इन्वेजन के इशूज़ से पहले। जब थॉर वापसी अर्थ पर आया था उसको पता चला था कि टोनी स्टार्क ने उसका क्लोन बनाया था जिसने बिल फॉस्टर ने गोलायत की जान ले ली थी और उसने जो है टोनी स्टार्क को बहुत ज़्यादा मारा भी था और कहा था और कभी वो जो है टोनी स्टार्क के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन अब जैसे कि टोनी स्टार्क ने उसकी बुरे वक्त में मदद करी है, कैप्टन अमेरिका ने उसकी मदद करी है, तो थॉर भी उनसे यही कहने के लिए आया है कि मैं अब से तुम लोगों के साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि वेल, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुम सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है जो हमारे साथ आगे होने वाला है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टीव रॉजर्स ने इन सबको ये बता दिया है कि वो बहुत जल्द एक नई एवेंजर्स की टीम बनाने वाले हैं जिसके अंदर इन सब की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्वरीन, लूक केज, बकी, मिस मार्वल, स्पाइडरमैन, टोनी स्टार्क, कैप्टन अमेरिका और थॉर खड़े होते हैं। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली हमारा सीज का इवेंट खत्म होता है। मेरा मतलब है कि सीज की मेन इश्यूज तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे पास सीज के हवाले से बहुत ही ज़्यादा टाइम्स बाकी हैं जो कि स्टोरी को प्रॉपर क्लोजर देंगी। इसमें भी बहुत सारे आपके ऐसे सवाल होंगे जो आप पूछ रहे होंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इनका क्या हुआ। तो वो सारे के सारे सवालों के जवाब हमें इनकी टाइम्स के अंदर मिलेंगे जो इनको स्टोरी को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल स्टोरी की बात करें सीज की, तो वो आज इसका फाइनल इशू था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस इशूज़ को ख़त्म करने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि हमारे चैनल पर कि बहुत टाइम से हम लोग जो है डार्क रेन को चलाते हुए आ रहे थे और आप सब ने बेसब्री से इंतजार किया सीज का मेरे साथ साथ। इसके लिए मैं आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहूँगा। तो चलिए हम थोड़ा सा अपने सीज की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉमिक बुक की दुनिया के अंदर जिस टाइम पे कॉमिक्स चल रहे थे तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। आपको जैसे कि पता है कि मैंने अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को शुरू करा है जो हमने 2000 से स्टार्ट करी थी। और उसके अंदर अगर हम मेन इवेंट्स की बात करें तो उस पर नज़र डालिए तो सबसे पहले एवेंजर डिसअसेंबल का इवेंट होता है जिसके अंदर ओरिजिनल एवेंजर्स की टीम टूट जाती है जो कि 1970 से चलते हुए आ रही थी। उसके 500 से भी ज़्यादा इशूज़ थे, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है टीम। उसके बाद न्यू एवेंजर्स की टीम बनती है लेकिन उसमें वो बात नहीं होती क्योंकि सारे एवेंजर्स शामिल नहीं होते हैं। इस तरह थॉर जो है वो रैग्नारॉक के अंदर फंस जाता है, उसका पूरा का पूरा एसगार्ड खत्म हो जाता है। तो काफ़ी सालों तक थॉर कॉमिक से गायब था। उसके बाद सिविल वॉर का इवेंट होता है जिसके बाद कैप्टन अमेरिका की डेथ हो जाती है। तो इस तरह कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स कॉमिक से बहुत सालों तक गायब थे। फिर हमने देखा आयरन मैन जो है वो सीक्रेट इन्वेजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है लेकिन उसके बाद वो अचानक गायब हो जाता है डार्क रेन के अंदर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 2000 से लेके अब तक जो है स्टोरीज बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक चलते आई हैं। मतलब अवेंजर जो है अपने डाउनफॉल ही करते जा रहे थे।
जहाँ पे एवेंजर डिसअसेंबल का इवेंट हुआ, जहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स की टीम टूट गई। हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ, जहाँ पे सारे के सारे एक्समैन की पॉपुलेशन खत्म हो गई। सिविल वॉर का इवेंट हुआ, जिसमें सारे के सारे सुपर हीरोज को आपस में तोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर के हल्क का इवेंट हुआ, जिसमें हल्क ऑफ से याद कर पाया और उसने सबको बर्बाद करने के लिए कोशिश करी। उसके बाद सीक्रेट इन्वेजन का इवेंट हुआ, जिसमें बहुत बुरी तरीके से एक वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे सामने आता है कि इतनी बड़ी स्क्रल की इन्वेजन होती है और इन लोगों को पता भी नहीं होता कि वो इतने सालों से हो रही थी। चलो ठीक है, मान लिया कि सीक्रेट इन्वेजन खत्म हो गई, सब लोग जीत गए हैं, लेकिन उसके बाद डार्क रेन का एरा हमारे सामने आता है, जहाँ पे ऑसबॉर्न पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लेता है और वो उस दुनिया को उससे भी बदतर बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके रिजल्ट में हमें फाइनली सीज मिला था। और सीज के बाद आप बेसिकली अब ये समझ सकते हैं कि अब यहाँ से एवेंजर्स और ये सारी की सारी स्टोरीज एक अपर लेवल पे जाना शुरू होंगी। इस तरह एवेंजर्स डिसअसेंबल से सिर्फ बुराइयाँ होते आई हैं। अब सीज के इवेंट के बाद से एवेंजर्स थोड़े अच्छे की तरफ जाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अब यहाँ से हमारा ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है कॉमिक्स के अंदर। तो आप ये मत समझिएगा मैं यहाँ पे सिर्फ लंबी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप कॉमिक बुक रीडर हैं और कॉमिक के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई है तो ये बातें समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं कॉमिक्स शुरू से पढ़ते हुए आ रहा हूँ, मुझे पता है कि पीछे क्या चल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ कॉमिक्स यहाँ पे चैनल पे देखते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि जिस वक्त ये कॉमिक रिलीज़ हुआ था तो उस वक्त लोगों की क्या फीलिंग्स थी। मेरे चैनल के ऊपर मकसद ये नहीं है कि मैं आपके साथ मेन स्टोरी शेयर करूँ, बहुत ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ले लूँ और अपना काम खत्म कर लूँ, बल्कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर आप कोई कॉमिक बुक मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो उसकी हर एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँ, उसके टाइम्स आपके साथ शेयर करूँ और उसकी बैक स्टोरी भी बताऊँ कि जिस वक्त वो कॉमिक रिलीज़ हुआ था उस वक्त क्या सिचुएशन चल रही थी कॉमिक्स के अंदर। सो गाइस, आई होप कि आपको ये चीज़ का इशू काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हम सीज का इवेंट खत्म कर चुके हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे इशूज़ बाकी हैं और जब हम इसके आखिरी इशूज़ पे पहुँचेंगे टाइम के तो हम एक बड़ी डिस्कशन करेंगे उस वीडियो के एंड में। लेकिन अभी के लिए आप मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तकरीबन 1 साल तक मैं डार्क रेन का इवेंट चलाते आया हूँ, जिसके जरिए स्टोरी का बिल्डअप बना है। और मैं उन लोगों से खासकर थैंक्स कहना चाहूँगा जो मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर मेरा पूरा साथ दिया, हर एक वीडियो के ऊपर कमेंट करा है, मुझे डीएम्स किए हैं और उन्होंने कहीं और सीज के इवेंट देखे हुए थे लेकिन फिर भी सीज का इवेंट मेरे चैनल पे देखा और उन्होंने ये कमेंट करा कि तुम्हारी जैसी एक्सप्लेनेशन और नरेशन कोई नहीं करता है। तो इस तरह के कमेंट्स बाकी में दिल छू जाते हैं और इस तरह के अगर सिर्फ 2 कमेंट भी चैनल पे आ रहे हों तो मैं वीडियोस बनाना कभी नहीं छोड़ूंगा। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते जाएँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर, मिलते हैं सीज की अगली टाइम के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।